और वो जानते हैं कि साजिश किस शख्स ने की है। तो बताना पसंद करेंगे खान साहब की ये साजिश किसने की है, ये आप लोग बताएंगे कि कौन है इस साजिश के पीछे, और वाकई जो साजिश हुई है उसके बारे में अभी तक तहकीकात के हवाले से तो बात हो रही है, लेकिन अगर नाम मालूम है तो खान साहब ये जुर्रत करेंगे, ये स्टेप लेंगे कि वो नाम बता दे ताकि सबको पता चल जाए कि क्या कुछ हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, क्यों साजिशी अनासर का किसी को नहीं पता, जिनको इम्पोर्टेड हुकूमत जो मुसल्लत की गई है, जो 3 स्टूजेस हैं, जो इससे जिन्होंने फ़ायदा उठाया है, जो इस कौम के मीर जाफ़र मीर सादिक हैं, जिन्होंने एक अक्सरियत हुकूमत को अकलियत में यहाँ पर बदल कर और हमारे वोट के ऊपर डाका डाला है, मईशत पर डाका डाला है। मतलब जब खान साहब ये कह रहे हैं कि जो मईशत पे आप ये देख लें, $3 अरब की एक्सपोर्ट, $3 अरब के रिमिटेंसेस माहाना की मैं बात कर रही हूँ। आज LSM 26% बढ़ गई है जब से ये आए हैं। हम जब 7 मार्च को इन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दिया था, 175 के ऊपर डॉलर था, आज 195 का भी डॉलर ओपन मार्केट के अंदर नहीं मिल रहा है। आप ये देखें कि स्टॉक मार्केट की जो सिचुएशन है, 3 दफा कंसेक्टिवली पिछले 3 दिन के अंदर वो गिर चुकी है। उसके अलावा आप ये देखें कि यहाँ पर सूरत हाल है क्या, जो महंगाई की सूरत हाल है, जो दिन रात हमें यहाँ पर आकर ये भाषण दिया जाता था कि SPI देखें, जो CPI देखें, आज आपको कोई CPI और SPI बताता नजर आ रहा है? आज आपको कोई मुर्गी की कीमत, घी की कीमत, गोश्त की कीमत, आटे की कीमत, चीनी की कीमत बताता नजर आ रहा है? सिंपल सी बात है, जब से आए हैं बिजली की कीमत 3 दफा बढ़ चुकी है, आटे की कीमत 4थी दफा बढ़ चुकी है, चीनी 130 रुपए की भी कहीं नहीं मिल रही। जो मुर्गी थी, जो हम वो कहते हैं ना, एक मुहावरा आपने सुना होगा, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हम तो यही कहते हैं, मुर्गी तो आपकी अपनी घर की थी, उसे कम से कम दाल बराबर तो कर देते। लेकिन आप यहाँ मुर्गी भी आसमानों को छू रही है। कराची में 700 रुपए की मुर्गी नहीं मिल रही। गोश्त तो आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकता, यानी वो तो दाल खा ही नहीं सकता। तो मेरा तो सवाल ये है कि अच्छी खासी हुकूमत चल रही थी, अब इन्हें याद आ गया कि जो पेट्रोल महंगा हुआ था वो आलमी मंडी की वजह से हुआ था। अब इन्हें याद आ गया कि जो डॉलर महंगा होता है उसके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं। अब इन्हें स्टॉक मार्केट की भी तावीलें याद आ गई हैं। तो मेरा सवाल तो सिर्फ यही है, और खान साहब भी ये कह रहे हैं कि अच्छा खासा मुल्क डगर पर चल रहा था, क्यों हमारे मैंडेट के ऊपर शबखून मारा गया? क्यों हमारे लोगों के जो हमारे वोट पर आए थे, हमारे नजरिए के ऊपर आए थे, उनसे नवाज शरीफ जिंदाबाद और जियो भुट्टो के नारे लगाए गए? तो सवाल तो होगा, और सवाल तो इस पर भी होगा जो एक सेकेंड जो आपने बात की है साजिशी अनासिर पे, एक बात ऐड कर दूं, आप फिर आगे बढ़ा लीजिएगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल कहते हैं जनाब के महंगाई में इजाफा, इमरान खान के IMF के मुआहदे और फिर इसकी खिलाफ वर्जी जो की है उसके असरात इस वक्त नजर आ रहे हैं। जिम्मेदारी आपके ऊपर डाली आलिया साहबा। मैं तो एक छोटी सी बात पहले मैं साजिशी अनासिर को के बारे में भी बता देती हूँ। मैं जरा मिफ्ता इस्माइल साहब को, अब मसला ये नहीं है ना, मसला ये है कि यहाँ पर टाफियां बेचने वाला, कैंडी लैंड बेचने वाले को आप लगा दें वजीर खजाना, और फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो IMF की बात करे, फिर आप उससे ये बात करें कि वो डॉलर की बात करे, फिर आप उससे ये एक्सपेक्ट करें कि वो चीजों को कोई सीरियसनेस का मुजाहरा करे। तो ये नहीं हो सकता। अभी तक तो जो आपको याद है और जो मुझे भी याद है, अब IMF के पांव कौन पड़ रहे? कल तक तो IMF की गुलामी हम कर रहे थे और ये कह रहे थे कि आपने IMF के आगे बेच दिया है, तो अब पाकिस्तान को कौन IMF के आगे बेचने जा रहे हैं? और उसके अलावा मुझे एक बात बता दें, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको भी याद होगी, मुझे भी याद होगी, इस हुकूमत के आते ही तीसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बताया गया था कि इस हुकूमत के आने के बाद जो है डॉलर भी स्टेबल हो गया, स्टॉक मार्केट भी स्टेबल हो गया। तो मेरा तो सवाल ये है कि मैं क्या पूरी अवाम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वेट करिए कि यहाँ पर आकर बताया जाए कि अब क्यों, क्या नई हुकूमत के आने के बाद जो 3 दिन की चांदनी थी अब वो किस अंधेरे में डूब गई है? उस पे भी तो अवाम सवाल करिए ना। फिर आप आज साजिशी अनासिर के ऊपर मेरी एक बात सुन लेना, एक मिनट। साजिशी अनासिर, मुझे जरा साजिशी अनासिर को थोड़ा सा साजिशी अनासिर एक्सप्लेन कर दूं मैं, सिर्फ उसके बाद अली गौहर साहब जल्दी एक्सप्लेन कर दें, जल्दी से दे दें, मैं फिर अली गौहर साहब की तरफ। सिर्फ आप मुझे एक बात बता दें, 9 अप्रैल की रात को क्या हुआ था?
प्रिजन वैन्स क्यों आ गई थी नेशनल असेंबली के बाद? 12 बजे अदालतें, अभी तौहीन हुई नहीं थी तो अदालतें पहले खुल गई। मार्च की एक पिटिशन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, उसके ऊपर 10 बजे अदालतें खोल दी। हाई अलर्ट्स कहां पर तो ये एयरपोर्ट किसके पर हुक्म पर जारी थी? हो आप गए नाम एक भी तो दिन बता पहले दें, से। आप नाम हमारी लेते ही नहीं है। हुकूमत थी, स्टॉप लिस्ट पर हमारे वजीरों के नाम कैसे डल गए थे। उसके बाद सुन लें, हम दिन दिहाड़े लेकर जाते हैं रिव्यू पिटिशन, हमारी 12 बजे दिन के नहीं सुनी जाती, रात के ठीक हो 12 गया। बजे दूसरी सुनी जाती है। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ, सोमोटो इस पे लें कि एक चले, कन्विक्टेड मैं वजीर जरा बाकियों आजम की तरफ आ जाता हूं। लंदन आपने जो यात्रा बात की पे है ना, मैं अली गौर बलोच साहब की तरफ आता हूं जरा सा, क्योंकि सारी जो बातें ना, क्योंकि अब तो माशाल्लाह गवर्नमेंट के अंदर है, चीजें हैं, जिम्मेदारी है, तो वो जवाब देंगे इसका। अली गौर साहब, एक चीज तो ये कि तकरीबन हम समझ लें 10 अप्रैल से लेके आज ये मई, जो पूरा माह तकरीबन हो गया है, एक माह हो गया है, यूएस डॉलर 186 के ऊपर तकरीबन था और आज 193 को तकरीबन टच कर गया। आगे पीछे के नंबर्स उसके हैं। एक तो ये आपकी गवर्नमेंट में आने के बाद ये डिफरेंशियल आ गया, तो इस चीज के ऊपर आपके ऊपर तो बड़ी भारी जिम्मेदारी है। वो कहती हैं आलिया साहिबा, हमारे ऊपर तो बड़ी तनकीद होती थी, तो अब बता दीजिए, जब मुर्गी, चिकन, गोश्त, बाकी चीजें, डॉलर सब ऊपर की तरफ जा रहा है। और दूसरी चीज ये कि खान साहब आज कह रहे हैं कि जनाब अगर इंतखाबात की तारीख ना दी गई तो फिर अवाम का समंदर बहा ले जाएगा। इसको कैसे रोकेंगे अली गौर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रईस साहब, बड़ी सिंपल बात है कि वो कहते हैं ना कि चोर भी कहे चोर चोर। मकसद ये है कि जिन लोगों ने इमरान अहमद न्याजी की क़यादत में इस पाकिस्तान को दोनों हाथों से लूटा और 3.5 साल की मुद्दत में एक तरक्की की राह पर चलते हुए पाकिस्तान को, एक मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान को कंगला कर दिया, और उस कंगला करने में उनके कई फराह खानों, कई तोशा खानों के नाम आते हैं। और आपको पता है कि अरबों रुपए की सब्सिडी इमरान अहमद न्याजी ने अपने दस्तखतों के साथ हड़प कर ली। वो आज हमसे मईशत के हालात पूछता है। सबसे पहले तो मईशत के हालात वो बताए, और गद्दार वो है और साथी वो है जिसने डॉलर 105 रुपए से 186-87 रुपए तक पहुंचाया। सबसे बड़ा गद्दार और साथी वो है जिसने 40 रुपए वाली चीनी 140 रुपए तक पहुंचाई। सबसे बड़ा साथी और गद्दार वो है जिसने के बिजली का जो जिम्मेदार को 5 रुपए का यूनिट मिलता था नवाज शरीफ के टाइम में, उसको 25 रुपए तक पहुंचाया। वो असल गद्दार और वो साथी है जिसने पेट्रोलियम का स्कैंडल बनाया और अरबों रुपए, जबकि आपको पता है कि कोरोना के पेंडेमिक में एक दफा ये भी सूरत हाल आई थी कि पेट्रोल मुफ्त में मिल रहा था, उस वक्त भी ये कमीशन खा रहा था और माफिया के साथ मिलकर पैसे हड़प कर रहा था और अरबों रुपए के स्कैंडल आए। सबसे बड़ा गद्दार वो है, सबसे बड़ा साथी वो है जिसने अद्वियात का स्कैंडल बनाया और अद्वियात के से अरबों रुपए कमाए। तो आपकी हुकूमत इनको आप कैफरे किरदार तक पहुंचाएगी अली गौर बलोच साहब? अगर अद्वियात का स्कैंडल है, चीनी का स्कैंडल है, बिजली का स्कैंडल है, तो इनको आपकी हुकूमत है निशाने इबरत बनाएंगे? रईसा, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। आपने अच्छा खासा वक्त दिया है, लिहाजा अब सब्र के साथ मेरी गुजारिशात भी सुने। मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इन लोगों ने, जिन्होंने पाकिस्तान की 3.5 सालों में तबाही उतारी है, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे आज इनके गिरेबान पकड़कर पूछेंगे और इंशाल्लाह पूछ रहे हैं कि ये तबाही तुमने की, कितने अरबों खरबों रुपए खाए। आज ये पूछ रहे हैं कि तुमने कोरोना का फंड अरबों रुपए किस तरह से हड़प किया, जिसमें कि तुम्हारी हुकूमत के दौर में भी ऑडिट पैरस बने थे। आज ये हमें 10 दिन की हुकूमत को बोलते हैं और पाकिस्तान की अवाम भूली नहीं है जिस तरह से आरटीएस सिस्टम के जरिए तुमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कायद मियां मोहतरम नवाज शरीफ का अवामी मैंडेट चुराया था। लेकिन अली गौर साहब, अब तो आपकी हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब हैं, आपके वजीर हैं, आपके हाथ में बागडोर है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूं, ये ब्लेम गेम तो चलता रहेगा, आपके पास स्ट्रैटेजी क्या है? लोड बड़ा है, चैलेंज बहुत है आपके ऊपर, आने वाला बजट आपके पास है, कैसे अवामी बजट लेकर आएंगे? लंदन में अभी प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद हैं, क्या बातचीत हुई है? कोई बात हमें तो बताइए, कुछ ये बताइए, बेहतरी कैसे आएगी? देखिए रईस साहब, बात बहुत सिंपल है कि जिन लोगों ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया है वो कहते हैं कि हम अवाम का समुंदर लेकर आए। पहली बात तो ये है कि पुरअमन एहतजाज करना हर पार्टी का हक है,
लेकिन अगर इमरान अहमद नियाज़ी अब फिर अपने जत्थों के जरिए ये चाहेगा कि वो पाकिस्तान में लॉकडाउन करे और कानून और आइन को तोड़े, तो फिर हम इसके साथ इंशाअल्लाह ताला कानून के हाथ के साथ आनी हाथों के साथ भी निपटेंगे और अब इसको कानून और आइन नहीं तोड़ने देंगे। ये कहते हैं कि रात के 12 बजे अदालतें लगी थी, अगर तुम कानून तोड़ोगे, अगर तुम आइन तोड़ोगे तो रात के 12 बजे भी लगेंगी, रात के 1 बजे भी अदालतें लगेंगी। ये कोई बनी गाला का घर की दीवारें नहीं है जिसको जब दिल चाहे तुम मतलब है कि उनकी बाउंड्रीज बढ़ा दो और उनको गिराकर वो घेर लो और लोगों के घर गिराओ। ये तो कहता था मैं गवर्नर हाउस की दीवारें गिराऊंगा, वजीर आजम हाउस में जो है यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा, मैं जनाब इतने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा और पाकिस्तान के अवाम को बरगलाया था। अब साजिश कहते हैं, साजिश वो थी जिसके जरिए तुमने कुलभूषण यादव को एनआरओ दिया था, साजिश वो थी जिसके जरिए तुमने अभिनंदन को जो है वो वाघा के बॉर्डर के ऊपर निगोशिएट किए बगैर इंडिया के सपोर्ट किया था। आज तुम दूसरों पर ब्लेम गेम करते हो। इसका 3.5 साल के किए हुए करतूत जो है ये सिर्फ इस महंगाई के पीछे, 4 दिनों की महंगाई के पीछे नहीं छुप सकता। राइट, इसको जवाब देना होगा। चले हाँ, ये तो जवाब दे देंगे। मैं अलीगौर साहब मैं बिल्कुल इस चीज के ऊपर हूं। चले अब तो आप है, मेरा सवाल हुई है कि आप तो ड्राइविंग सीट के ऊपर है, आपके लिए चैलेंजेस है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, आप आगे इसको किस चीज से करेंगे, मैं ये जानना चाहता हूं, लोग भी जानना चाहेंगे। आपकी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, यकीनन इनके किए हुए इकदाम के ऊपर लोग उसको कंडेम करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। मैं आगे आऊंगा, जरा ज़ैकम खान साहब आपकी तरफ आ जाता हूं। इस वक्त चल ये रहा है कि वही ब्लेम गेम है, यानी इससे पहले जब खान साहब की गवर्नमेंट आई उन्होंने पिछली हुकूमत को जो है वो कंडेम किया, आज जो करंट गवर्नमेंट है वो ये कह रहे हैं कि पिछले वालों ने जो किया उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं, इसमें बात करते हैं। लेकिन एक चीज बड़ी कैटेगोरिकली डीजी आईएसपीआर ने कही कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए। खान साहब हर जलसे के अंदर आते हैं और वही कहते हैं साजिश रोकने वालों को इसका इल्म था, हमने बताया, उन्होंने साजिश नहीं रोकी। ये करना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, और क्यों इस चीजों में जो है वो ड्रैग कर रहे हैं उस इदारों को जो इदारे खुद कहते हैं कि हमें इसमें ड्रैग आप ना करें, वो क्या पैगाम देना चाह रहे हैं ज़ैकम साहब? देखिए, इमरान खान साहब का ये नया नैरेटिव है, क्योंकि पुराना नैरेटिव अब नहीं चल सकता था, वो बहुत तब्दीली का और नए पाकिस्तान का। तो ज़ाहिर ही हैज़ कम अप विद न्यू नैरेटिव, जिसमें वो एक साजिश का उन्होंने बयानिया बनाया है। देखिए, सादा सी बात है, उनकी हुकूमत एक मखलूत हुकूमत थी। जिन पार्टियों ने उनको हुकूमत बनाने में मदद की थी, जिनकी वजह से वो हुकूमत में आए थे, वो अलग हो गए तो उनकी हुकूमत गिर गई। MQM और BAP अगर साथ ना होते तो वो हुकूमत में भी ना होते, और जब वो अलग हो गए तो हुकूमत भी गिर गई। अगर वो ये कहते हैं कि उनके जो पार्टनर्स हैं उनको अमेरिका ने ख़रीद लिया, तो ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, मामूली इल्ज़ाम नहीं है। देखिए, अगर पाकिस्तान की पार्टियों को एन मास, यानी MQM जिस पर पहले भी इल्ज़ाम लगता है, BAP जो है, अगर इनको अमेरिका ने ख़रीद कर पाकिस्तान की हुकूमत तब्दील करा दी है, तो फिर इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तान के जो काउंटर इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो कहाँ सो रहे थे? क्या वो लस्सी पी के सोए हुए हैं? पाकिस्तान की काउंटर इंटेलिजेंस इतनी बुरी तो नहीं है। क्या वो इजाज़त देंगे कि बैरूनी कुव्वत आए और आकर इस तरह की खरीदारी करे और हुकूमत पे एक लिहाज से कब्जा जमा ले? तो ये तो बहुत एब्सर्ड है। देखिए, पाकिस्तान जो है, लेकिन मैं चाहूंगा आप इसकी जरा तशरीह कीजिएगा। जो वो कहते हैं कि साजिश करने जो रोक सकते थे उनको बताया और उन्होंने इसको नहीं रोका, और फिर दूसरी बात उन्होंने कही कि जनाब कि जो साजिश है ये कामयाब हुई तो मईशत पर बुरा असर पड़ेगा, वो तबाह हो जाएगी। तो वो कह रहे हैं अब वही कुछ हो रहा है। देखिए, बताने की जो बात है यहाँ पे वो थोड़ा मिक्सअप कर रहे हैं, यानी वो इस चीज़ को भी साजिश कह रहे हैं कि उनकी हुकूमत जो है उसको गिराने की तैयारी हो रही थी, जिसको कहते हैं कि जुलाई से उनको पता चल गया था। ये तो हमें 2 साल से पता है ना। ये जो अपोजिशन है उसके एजेंडे पर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस शामिल था। जरदारी साहब तो यही कह रहे थे, मुस्लिम लीग नवाज इस पर तैयार ही नहीं थी। उसका ख्याल था कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं होती उस वक्त तक कोई ऐसी मूव बनाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। और जब उनको अंदाजा हुआ कि अब इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है तो उस वक्त ये पॉसिबल हो गया। इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं? देखिए, इस्टेब्लिशमेंट को वो वाज़ेह तौर पर, बल्कि फ़ौज को वाज़ेह तौर पर वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में ये हक की और सच की जंग है, दूसरी तरफ झूठ है, ये मुनकर की जंग है, और जो है ये हक परस्त एक तरफ हैं और झूठ वाले दूसरी तरफ हैं, तो आप हक का साथ दें।
देखिए ये तो पॉसिबल नहीं है ना, फौज कैसे दे सकती। अब मुझे इजाजत दीजिए तो दूसरी बात आपने की कि मैं जब नहीं आऊंगा तो हुकूमत 1 महीने में गिर जाएगी, सारी इकानमी 1 महीने में गिर जाएगी। देखिए इकानमी 1 महीने से और इससे आगे ये इस हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इसको खड़ा करे। इकनॉमी का जो पाकिस्तान का बहरान है वो एक बदतरीन बहरान है, पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन बहरान है। हम देख लेते हैं जिस वक्त उनकी हुकूमत गई उस वक्त मईशत की क्या हालत थी। जो फिगर्स हैं वो स्टेट बैंक दे चुका है। इस 10 महीने में, यानी ये जो माशी साल था पाकिस्तान का, जो पिछले साल जुलाई की 1 तारीख से शुरू हुआ था, अप्रैल तक पाकिस्तान ने 25 अरब डॉलर कमाए, अपना माल बेच के 65 अरब डॉलर का माल खरीदा। यानी पाकिस्तान का तिजारती खसारा इन 10 महीनों में 40 बिलियन डॉलर था, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा खसारा है। उसके बाद क्या हुआ, उसके नतीजे में जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, यानी मुल्क में जो डॉलरों की कमी है वो 20 बिलियन डॉलर की है। उसके साथ आपका यानी वो भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। जैकब साहब जिम्मेदारी किसकी है? हर कोई एक दूसरे पे ब्लेम गेम डाल रहा है। मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ, जरा ये बताइएगा, मैंने फिर ब्रेक लेनी, जरा मुख्तसर बताइएगा। देखिए अब जब तक हुकूमत थी पीटीआई की, यानी जो मैं फिगर्स दे रहा हूँ उनकी जिम्मेदारी है। और सबसे खतरनाक उन्होंने बात यह की कि पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम को से वक्ती तौर पर निकाल दिया, प्रोग्राम सस्पेंड हो गया, जिसकी वजह से डॉलर आने बंद हो गए हैं और इस वक्त रुपया मुसलसल गिर रहा है और इन्फ्लेशन आ रही है। और अगर हम फौरी तौर पर नहीं जाते IMF के प्रोग्राम में तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। हम एक तबाही के दहाने पर खड़े हैं। अब उसको ठीक करना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये हुकूमत में आ गए हैं, इनको मालूम था कि किस सूरत हाल में इन्होंने हुकूमत संभाली है। अब ये अकाउंटेबल हैं। अब हमने इनसे पूछना है कि ठीक है ये तो आपको पता था, अब आप बताएं कि आपका क्या प्रोग्राम है जो आपका सवाल था। राइट हो गया, आपने ये 1 महीना क्यों जाया किया? राइट, मैंने एक ब्रेक लेनी है जरा, आपने बड़ा पर्टिनेंट इसके ऊपर बात की है, इसके ऊपर बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आके इस पर मजीद बात करेंगे। फिर खुशामदीद कहते हैं। आलिया, ये जो बात है और खास तौर के ऊपर ब्लेम गेम्स के ऊपर तो हम पूरा दिन लगा दें, लेकिन ये इल्जामात तो ना आपकी तरफ से कम होंगे ना दूसरी तरफ से। लेकिन एक बात जो बहुत अहम है, और इस वक्त जितने भी जलसे किए जा रहे हैं पीटीआई की तरफ से, जो लोगों को मोबिलाइज किया जा रहा है, ये खान साहब ने आज जो डिमांड की है इलेक्शन की तारीख के हवाले से कि इलेक्शन की तारीख ना दी गई तो आवाम का समंदर सबको बहा ले जाएगा, ये किससे डिमांड की जा रही है वैसे? अच्छा, सबसे पहले तो ना मैं ब्लेम गेम में जा रही हूँ, मैं कैटेगोरिकली कुछ बातों की बात करना चाह रही हूँ, क्योंकि अब ये हुकूमत में इन्होंने जो करना है करें, इनकी बात को आवाम सुनने को तैयार नहीं है। सीधी सी बात है यहाँ पर। मतलब जो जिस चीज़ पे मुझे अफसोस है ना कि जी हमारा बयानिया है, हमारा नरेटिव है, मेरा तो इस पे इख्तलाफ है। मतलब हमारे मुल्क की तौहीन हुई। अमेरिका का एक छोटा सा नौकर आकर ये कहता है हटाओ इमरान खान को, चेरी ब्लॉसम को वजीर आजम बनाओ, नहीं तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। ये होते कौन है मेरे मुल्क को माफ ना करने वाले? और इस केस के अंदर मतलब यहाँ पर जो बात हुई, यानी फौज की इज्जत पर कोई हर्फ आता है, एक आम सोशल मीडिया का बंदा उठकर कोई बात करता है तो DGISPR फौरन आते हैं अपनी फौज की हिफाजत करने के लिए। नून लीग को कुछ कहते हैं तो मेरे भाई अली गौहर बैठे हैं, मरियम औरंगजेब बैठी हैं, 10 लोग आते हैं। यहाँ मेरे मुल्क के साथ खिलवाड़ हो गया, यहाँ मेरे मुल्क को लूट के ले गए, यहाँ मेरे मुल्क को कठपुतली बना दिया अमेरिका की, इंडिया की, इसराइल की, और यहाँ पर कह रहे हैं कि हम साजिश का बयानिया बेचने। मैं आपको सीधी सी बात बता दूं, ये जो न्यूट्रल ना बहुत हो गई है। न्यूट्रल होते तो आकर यहाँ पर डॉलर का रेट बताते या स्टॉक मार्केट के उतार चढ़ाव बताते। न्यूट्रल होते तो ये कहा जाता कि हम इमरान खान की बेसाखियां थी। तो मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, आप बेसाखियां थी ना, तो अब मुसल्लत तो आप लोगों ने इस गंद को मुल्क के ऊपर किया है, तो जरा क्या इन्होंने आपकी उंगली पकड़ने से इनकार कर दिया? आप उन्हीं से डिमांड कर रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख आप इनको चला सकते हैं? एक सेकंड फरीद साहब, मुझे टोकिएगा नहीं प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, इसलिए कि मैंने 2 लोगों की बातों का जवाब देना है। क्यों ये इतने नाअहल थे? हम तो अपनी बेसिस पे हुकूमत चला रहे थे ना। अफसोस इन बातों का नहीं होता है, अफसोस इन बातों का होता है कि यहाँ पर अवाम को ये लॉलीपॉप ये दिया गया कि 3 दिन से जब ये खबर आई कि कन्विक्टेड से मिलकर वॉशिंगटन गया है, तो कन्विक्टेड से क्यों मिला गया वहां पर, और फिर वॉशिंगटन जाकर जो भी बात हो रही है, ये जो मुंशी वजीर खारजा जा रहे हैं, ये तो
वो कोविड के ऊपर हमारी सारी अचीवमेंट्स को दुनिया के सामने बताने जा रहे हैं कि हमने कोविड पर इतना इतना सक्सेसफुल काम कर लिया, और उसके ये लेने जा रहे हैं और गजाई जो वो है किल्लत के ऊपर ये बात करने जा रहे हैं। तो वहां पर DGISI की क्या जरूरत थी? सवाल अवाम कर रही है, कैटेगोरिकली कर रही है। और ये भी मैं बता दूं कि अगर इनके आपने भी उनसे सवाल किया है, जैसे होंगे, जरदारी जैसे होंगे, ख्वाजा आसिफ जैसे होंगे, तो मैं आपको ये बता आलिया साहबा अगर आप ये बात कर रही हैं, क्योंकि देखे ना इनका काम करती थी। अब आप आ जाए, देखे नहीं एक सेकेंड, मैं मुझे जरा ना मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप फिर उनसे सवाल कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे जलसे गिने जाते थे, हमारे लोग गिने जाते थे। एक सेकेंड फरीद साहब, इतनी बातें इन्होंने की है, मुझे थोड़ी सी तो बात करने थे ना। हमारे अवाम गिने जाते थे लोग, अब कोई गिन सकता है आज मर्दान के जलसे को? आज कोई कल गिन सकते है जो कल अटक में हुआ, या कल जो सियालकोट में अवाम का समंदर निकलेगा? हम ये नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान निकल रहे, पाकिस्तानी अवाम निकल रही है। और मैं आपको बता दूं करप्शन क्या होती है। करप्शन ये होती है कि बाप और बेटे के अकाउंट में उनके दौरे हुकूमत के अंदर 800% का इजाफा हो। ये लाएं, निकालें, चपड़ासी कोई निकाले जो हमारा फ्रंटमैन हो, कोई मकसूद चपड़ासी, कोई मसरूर अनवर, निकाल कर तो लाएं। अब आप हुकूमत में फिर जो फिगर्स बताए गए, आपको पता है कि एक्सपोर्ट ऑल टाइम हाईएस्ट है, $24 अरब पे छोड़ी जाने वाली। आपकी बात, आपकी तमाम बातें, लेकिन जो बात की गई ना, जैगम साहब ने भी बात की है कि आपके दौर के अंदर 10 माह में तजारती खसारा $40 बिलियन रहा है, यानी आपकी जो है $65 अरब की जो आपकी इंपोर्ट थी, एक्सपोर्ट महज आपकी $25 अरब थी, और ये आपके 10 माह के अंदर थे। यही वो चीज है। देखिए वक्त कम है, मैं जैगम साहब की तरफ आ जाता हूं। जैगम साहब, मुझे सिर्फ यह बता दीजिएगा कि आइंदा अर्ली इलेक्शंस क्या पॉसिबल हैं? और अर्ली इलेक्शन जिस तरह से पीपुल्स पार्टी, जरदारी साहब कह रहे हैं इंतखाबी इस्लाहात के बगैर नहीं जाने का मशवरा दे रहे, आप समझते हैं कि खान साहब जिस चीज के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, लोगों का जमे गफीर या समंदर आने की और बहा ले जाने की बात कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि उनके इस प्रेशर के बाद क्या अर्ली इलेक्शंस कॉल कर दिए जाएंगे, या मौजूदा हुकूमत अपनी तमाम तर जो चैलेंजेस हैं उससे निपटने के बाद इलेक्शंस कॉल करेगी? फरीद साहब, इसे हम अपने पर्सपेक्टिव से देख लेते हैं। हम पाकिस्तान के शहरी, हमें क्या वारे खाता है? आपको मैंने जो पाकिस्तान की मईशत है उसकी पिक्चर दे दी। पाकिस्तान में डॉलर नहीं आ रहे, डॉलर बाहर जा रहे हैं, और उस वक्त तक डॉलर नहीं आएंगे जब तक आप IMF के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। इस तरह की जब मईशत में दबाव आती है, जब मईशत दबाव में आती है इस तरह, तो हम देखते हैं कि इस तरह के दबाव में महीने में 100% भी इन्फ्लेशन होती है, और लोगों की करेंसियां इतना गिरती हैं कि हजार % महीने में गिर जाती है, जिसको रनअवे इन्फ्लेशन कहती है। इस वक्त हमें फौरी तौर पर IMF के प्रोग्राम में जाना है। मैं आ जाता हूं, मैं आलिया साहब आपकी तरफ आ जाता हूं, क्योंकि लास्ट मोमेंट से कंक्लूड मैंने करना है, वरना मैं आ जाता हूं। वरना आप फरीद साहब, वरना आपको वर्ल्ड बैंक पैसे नहीं देगा, वरना आपको ADB पैसे नहीं देगी, दुनिया के बैंक पैसे नहीं देंगे। सऊदी अरब ने जो $3 बिलियन दिया है, उसने कहा मैं वापस ले लूंगा, मजीद नहीं दूंगा, और उसकी एक कीमत है, सियासी कीमत है। ठीक हो गया, यानी ठीक है जैगम साहब, आई हैव टू कट सर। और आलिया साहबा, मैं आपको वक्त देता, लेकिन चूंकि प्रोग्राम क्लोज करना है, इब्तिदा के अंदर चूंकि डिले हुआ, खान साहब की स्पीच थी जिसके ऊपर डिले हमने स्टार्ट किया। बहरहाल आने वाले प्रोग्राम्स के अंदर इस पर आपसे मजीद बात करेंगे। थैंक यू सो मच। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। फरीद रईस को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।